Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Today we will start chapter number 2 in history, nationalism in India. In our previous chapter we have already discussed the nationalism in Europe. Now today we will discuss nationalism in India. स्टूडेंट्स आप प्रीवियस जो अपने चैप्टर है उसमें ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई और वहाँ पर नेशनलिज्म की शुरुआत होने की वजह से किस किस तरीके के चेंजेस आए, यानी वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए थे। वो चेंजेस आए थे, सबसे पहले वहाँ पर नेशन स्टेट्स जो थे उन नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होने लगा था, नए नए नेशन स्टेट्स बनने लगे थे और जो लोग थे लोगों के विचारों में भी अब चेंजेस आने शुरू हो गए थे। यानी इसका मतलब ये था कि इट्स ऑल्सो मीन अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग। लोगों की भावनाएं बदल गई थी। किस तरीके की भावनाएं? अब उनमें ये सारे चेंजेस आने लगे थे कि वो क्या, पहले वो कौन है, उनकी क्या पहचान है, किस बात से उनकी पहचान होती है, ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है, ये सारी चीज़ें अब उनकी मन से चेंज हो गई थी। अब उनके मन में क्या था, सिर्फ वो अपने नेशन को प्रति उनके मन में प्रेम की भावना थी। वो अपने नेशन को प्रेम करते थे, अपने राष्ट्र को प्रेम करने लगे थे। न्यू सिंबल एंड आइकन्स, नए नए सिंबल और नए नए आइकन्स जो थे, नए नए सॉन्ग्स जो थे, और एंड आइडिया फॉर न्यू लिंक, जो नए नए आइडियाज़ थे उनके लिंक जो है अब वो लिंक स्थापित होने लगे थे। रिडिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़, और उन्होंने जो कम्युनिटी थी उनकी बाउंड्रीज़ को, समुदाय की जो बाउंड्रीज थी उनको दोबारा से डिफ़ाइन किया, उनको रीडिफाइंड किया, मीन्स उनको दोबारा से बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी दोबारा से, ठीक है, सबको रीडिफाइन किया। इन मोस्ट कंट्रीज़, ज़्यादातर कंट्रीज़ में मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशन आइडेंटिटी वाज लॉन्ग प्रोसेस। यानी जो हम देखते हैं कि ये जो नेशन स्टेट की जो निर्माण का जो प्रक्रिया थी, बहुत सारे देशों में ये नई जो नेशंस की जो पहचान था, इसको जो फॉर्मेशन था, ये बहुत ही लंबा प्रोसेसर था, ठीक है। यानी ज़्यादातर नेशन स्टेट बनने में बहुत लंबा टाइम लगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्री है, इंडिया जो है, हमारे देश में किस तरीके की कॉन्शियसनेस एमर्ज, यानी किस तरीके की चेतना, किस तरह ये पैदा हुई हमारे देश में। जो लोगों के मन में जो भावना थी ये किस तरीके से पैदा हुई। इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनियल्स, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब जैसे हम देखते हैं वियतनाम या फिर दूसरे जो कॉलोनियल्स, जो भारत की तरह दूसरे कॉलोनीज़ जो थी, वहाँ पर मॉडर्न नेशनलिज्म की जो राइज था, मॉडर्न नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी, वो हम किस रूप में देख सकते हैं, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के रूप में देख सकते हैं। यानी उनको किससे जोड़कर देखा जा सकता है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। पीपल बिगन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनाइजेशन। और जो लोग थे वो कॉलोनिज्म जो था उसके जो उनके शासक जो थे उनके विरुद्ध आपस में जो वो स्ट्रगल कर रहे थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसके खिलाफ वो जो विद्रोह कर रहे थे, उसके रूप में लोग अब क्या है, आपस में उनके अंदर प्रेम की भावना आने लगी थी। मीन्स जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अब लोग एकजुट होने लगे थे, उनके अंदर यूनिटी आने लगी थी। द सेंस ऑफ being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। अब ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जब उन्होंने इस चीज़ को दबाने की कोशिश की, ठीक है, यानी ये जो स्ट्रगल चल रहा था इसको दबाने की कोशिश की, लोगों को अत्याचार करने की कोशिश की, तो इसने क्या हुआ, जो अलग अलग ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स को एक जगह बांधने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन ग्रुप्स को, डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उनको एक ही बाउंड में, यानी अब उनको एक जो उनके अंदर भाव था, जो कि नेशनलिज्म की जिसकी भावना हम कह सकते हैं, वो हमारी भावना उनको अब एक ही रूप में बांटने लगी थी, ठीक है। बेटा हम ये पढ़ ही चुके हैं नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म जो होता है वो हमारी फीलिंग्स होती है, पेट्रियोटिक फीलिंग्स होती हैं हमारे खुद के नेशन के प्रति जो होती है, राष्ट्र प्रेम की जो भावना होती है उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो अब लोगों के अंदर ये भावना जो है, जो ब्रिटिश अत्याचार कर रही थी उस अत्याचार ने लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना को और ज़्यादा, लोगों के अंदर में यूनिटी जो थी उसको और ज़्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया था। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट दैट द इफेक्ट ऑफ colonialism differently. Their experiences were
varied and their nation of freedom were not always the same. लेकिन ये जो सारे ग्रुप्स थे, जितना भी ये क्लास थी, उन पर हम जो कॉलोनाइजेशन जो है उसका जो असर था उसका एक जैसा नहीं था, यानी हर जगह जो कॉलोनिज्म जो था इसका इफ़ेक्ट जो था वो हर एक ग्रुप पर, हर एक क्लास पर अलग अलग था. देयर एक्सपीरियंस वेरिड, उनके एक्सपीरियंस भी जो थे वो अलग अलग थे. देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, उनके जो नोशन थे, जो स्वतंत्रता को लेकर, फ्रीडम को लेकर जो उनके मीनिंग्स थे वो भी सबके लिए डिफरेंट थे. महात्मा गांधी के अंडर में जो कांग्रेस थी उसने ये जितने भी ग्रुप्स थे उनको एक साथ ट्राई किया, उनको एक साथ बांधने की कोशिश की विद इन वन मोमेंट, यानी एक मोमेंट, एक आंदोलन के तौर पर उन्होंने उसको एक रूप में इकट्ठा करके एक बड़े आंदोलन के रूप में खड़ा करने की उन्होंने कोशिश की थी. लेकिन ये जो बट यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, यानी हम ये भी कह सकते हैं जो यूनिटी है वो बिना टकराव के कभी भी, मतलब बिना टकराव के एक ही जो बिंदु है उसमें नहीं हो सकती है. ठीक है, बिना कॉन्फ्लिक्ट्स के यूनिटी एमर्ज नहीं हो सकती है. तो यानी जहाँ अगर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के लोग रहेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रहेगा. इन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. आप पहले भी ये नेशनलिज्म जो है उसका अपनी बुक में पढ़ चुके हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं. अप टू द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी के पहले दशक की हम बात करें तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं. यानी आप 8th क्लास में भी बेटा ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया में किस तरीके से जो हमारा 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड था वहाँ तब उस टाइम में क्या क्या है, किस तरीके से मूवमेंट्स चले. लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1920 के डेकेड के से आगे के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें हमारा कौन कौन से मूवमेंट्स चले थे, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस और द डेवलप द नेशनल मूवमेंट, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने जो नेशनल मूवमेंट था उसको किस तरीके से विकसित करने के प्रयास किए, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की. हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, और अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे उन्होंने किस तरीके से इस ग्रुप में हिस्सा लेने की कोशिश की, और किस तरीके से जो नेशनलिज्म था, नेशनलिज्म ने लोगों को एक इमेजिनेशन जो है, लोगों की इमेजिनेशन को एक नया रास्ता दिखाया, उनकी इमेजिनेशन को एक नई राह दिखाई. ओके, आप बेटा इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपको नेशनल जो मूवमेंट है उसके बारे में दिखाया गया है. ये 6 अप्रैल 1919 की पिक्चर है. मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट बिकम कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. नेशनल मूवमेंट के टाइम कितने जो तादाद में जो लोग थे, कितने सारे लोग एकजुट होकर नेशनल मूवमेंट में वो जुड़े हुए थे, कैसे वो उसमें एकजुट हो गए थे. नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, और उसके बाद जो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स था उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इन द ईयर आफ्टर 1919 we see national movements spreading to new areas, incorporation new social groups and developing new modes of struggle. यानी हम देखते हैं कि 1919 के बाद जो नेशनल मूवमेंट था वो बहुत नए रीजन्स तक फैल गया था, और उसमें बहुत सारे जो सोशल ग्रुप्स थे वो शामिल हो गए थे, और स्ट्रगल की बहुत सारी न्यू जो स्ट्रगल के न्यू मोड्स जो थे, न्यू जो उनके तरीके थे वो सब अब उनको सामने आने लगे थे, यानी उनके नए तरीके अब लोग अपनाने लगे थे. हाउ डू वी अंडरस्टैंड एंड दीज डेवलपमेंट्स विच व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव. अब हम इन ये जो चेंजेस आए थे इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके क्या परिणाम हुए थे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएट न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. सबसे पहली बात तो हम ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो पैदा कर दी थी. इसके कारण अब क्या था, जो डिफेंस के ऊपर जो खर्चे थे, एक्सपेंडिचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है आप सब ने पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स थे वो बढ़ गए थे, और वो जो जितने भी ये कंट्रीज़ थी उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ के ऊपर से इन एक्सपेंडिचर को सारा खर्चा कॉलोनीज़ के ऊपर डाल दिया था.
ये जो खर्चा था, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर बहुत सारे क्या करने लगे, बहुत सारे कर्ज लोन लेने लगे। युद्ध के नाम पर बहुत सारे लोन लेने शुरू कर दिए। अब जब लोन लेने शुरू कर दिए तो उन लोन को किस तरीके से चुकाया जाएगा, उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेस में इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, यानी लोन लिए और देन उसके बाद उन्होंने टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, रेस कर दिया उसको, एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और जो इनकम टैक्स था उसको भी शुरू कर दिया था। लेकिन युद्ध जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड चल रहा था, थ्रू द वार ईयर प्राइस इंक्रीज, और वॉर के टाइम पर बहुत सारे जो प्राइसेस थे उनके में बहुत तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हो रहे थे। 1930 से लेकर 1918 के बीच अगर हम देखें, जितने भी प्राइसेस थे, जो कीमत जो थी वो कितनी बढ़ गई थी, वो डबलिंग हो गई थी, डबल हो गई थी। ठीक है, यानी प्राइसेस जो इंक्रीज़ हुए थ्रू द वार ईयर, प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1930 1918, 1930 से 18 के बीच में प्राइस एकदम डबल हो गए थे, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और इससे क्या हुआ था, जो कॉमन पीपल जो थे, जिसके कारण आम जनता जो थी, कॉमन पीपल जो थी, उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हार्डशिप आ गई थी। अब उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विलेज वर कॉल्ड अपॉन अ सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉस्ड वाइड स्प्रेड एंगर। अब गांव में जो सिपाही थे उनको बहुत ज़बरदस्ती, गांव से उनको सिपाहियों के लिए बहुत जल्दी ज़बरदस्ती उनको भर्ती किया जा रहा था, उनको यानी सिपाही बनाया जा रहा था ज़बरदस्ती, जिसके कारण जो ग्रामीण इलाके थे, जो रूरल एरियाज़ जो थे, वहाँ पर क्या हुआ, उनके इलाकों में लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उनको बहुत ज़्यादा अब उनको गुस्सा आने लगा था, क्योंकि ज़बरदस्ती गांव से लोगों को जो फोर्स है, ज़बरदस्ती उनको सिपाही बनाया जा रहा था, तो लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा। देन इन 1918 एंड 1920 एंड 21 क्रॉस फील्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द इंडिया। अब दूसरा ये कि 1918 से 1919 में और 1920-21 में जो इंडिया है, इंडिया की बहुत सारे हिस्सों में क्रॉप फेलियर हो गई थी, जो है यानी क्रॉप जो है वो उनका बहुत ज़्यादा फसल ख़राब हो गई थी। अब फसल ख़राब हो गई तो खाने पीने की चीज़ों में कमी होना शुरू हो गया, यानी फसल ख़राब होने की वजह से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज होने लगी। दिस वाज accompanied बाय द इन्फ्लुएंजा एपेंडिक, और इसकी वजह से जो जिसके कारण क्या था, ये स्थिति जो पैदा हो गई थी। अब उस समय दूसरा ये भी हुआ कि वहाँ पर एक फ्लू जैसी महामारी जो है, एपिडेमिक जो है वो आ गई थी, फ्लू महामारी उस टाइम हो गई। यानी देखिए, पहले तो टैक्सेस बढ़ गए, दूसरा वहाँ पर ज़बरदस्ती गांव से लोगों को सिपाही बनाया जाने लगा, अब उसके बाद क्रॉप फेलियर भी होने लगी, देन उसके बाद बहुत सारी एपिडेमिक्स भी वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ, महामारी जिसको हम कहते हैं वो भी आ गई। कौन सी? फ्लू महामारी आ गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 के सेंसस की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर 12 to 13 मिलियन पीपल पर प्रेसाइड्स एज रिजल्ट ऑफ फेमिनी एंड द एपिडेमिक, यानी 12 से लेकर 13 मिलियन तक के जो लोग थे वो भुखमरी और महामारी से जो है वो मरने लगे थे। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वाज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। अब लोगों के मन में ये आशा थी कि ये इतने सारे जो हम लोग परेशानियां झेल रहे हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, और इस समय एक नया नेता सामने आया। अब उस नेता ने एक नए तरीके से जो अपनी बात को कहने का एक नया तरीका, एक नया ढंग, नए तरीके से जो स्ट्रगल था उसको स्ट्रगल करने का एक नया तरीका लोगों के सामने बताया। अब कौन सा था और वो नेता कौन थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। वो नेता थे महात्मा गांधी। उन्होंने क्या स्टार्ट किया? सबसे पहले हम बात करते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। तो यानी हम महात्मा गांधी की बात करते हैं कि उन्होंने सबसे एक नया तरीका जो है वो स्टार्ट कराया था। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। आप सबको पता ही है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए थे। इससे पहले कहाँ पर थे वो? साउथ अफ्रीका में थे। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम विद नोवल मेथड ऑफ मास एग्रीगेशन विच इज़ कॉल्ड द सत्याग्रह। और आपने सब पढ़ा है कि वहाँ पर उन्होंने एक नए तरीके से जो मूवमेंट था
मास मूवमेंट जो था वो स्टार्ट किया था, और उस मास मूवमेंट के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने वहाँ पर रेसिस्ट रिजाइम यानी जिसको हम कहते हैं नस्ल को लेकर जो उन्होंने सरकार थी उससे सफलतापूर्वक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वहाँ पर उनसे जो है स्ट्रगल किया था उसके खिलाफ। और ये जो उन्होंने स्ट्रगल किया था इसको हम कहते हैं सत्याग्रह। ठीक है, यानी वहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, रेसिस्ट रिजाइम को लेकर वहाँ पर जो है अपना मूवमेंट मास एग्रीगेशन स्टार्ट किया था, जिसको सत्याग्रह का नाम दिया गया था। यानी बेटा वहाँ पर क्या था, नस्ल विरोधी मीन्स ब्लैक एंड वाइट जो था उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्प्रेसेस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। अब सत्याग्रह का क्या है, सत्याग्रह एक ऐसी पद्धति है जहाँ पर सत्याग्रह क्या है, वहाँ पर सत्याग्रह के जो विचार होते हैं उस विचार में ट्रुथ की शक्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और ट्रुथ को खोजने पर जोर दिया जाता है। मीन्स यानी जो ट्रुथ की पावर है उसको एम्फेसिस किया जाता है, उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि सच बोलना और नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, और सच्चाई को खोजने की ज़रूरत के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वाज ट्रुथ, और इसमें सजेस्ट किया जाता है कि अगर जो कारण है वो सच्चा है, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो उद्देश्य है वो सच्चा है, यदि आपका जो स्ट्रगल है वो अन्याय के खिलाफ है, या फिर जो उत्पीड़क जो होते हैं उनके उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी फिज़िकल जो है शारीरिक बल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या था, जो हम सत्याग्रह की बात कर रहे हैं ये हमें बताता है कि अगर आपका जो आप सच कारण जो है, जिस कारण के लिए आप लड़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी भी फिज़िकल तरीके से की ज़रूरत नहीं होती है जो किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए, यानी ऑपरेसर्स के खिलाफ लड़ने के लिए आपको कोई फिज़िकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट सीकिंग वेंगेंस और बीइंग एग्रेसिव, यानी आप बिना किसी हिंसा के या बिना किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना के या बिना किसी हिंसा के आपका सहारा लिए बिना आप केवल सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर, केवल अहिंसा के सहारे अपना जो स्ट्रगल है, आपका जो आंदोलन आपने शुरू किया है, आप उसमें सक्सेस हो सकते हो, आप उसको जो है आप सही उसके उद्देश्य तक पहुंच सकते हो। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग द कंसेंट्स ऑफ द ऑपरेसर, और ये जो था इसके लिए सिर्फ जो ऑपरेशर्स जो थे उन शत्रुओं की चेतना को झंझोड़ना चाहिए, मतलब हम इस तरीके से कि उनको बिल्कुल हिलाकर रख दें, इस तरीके की हमें नीतियाँ फॉलो करनी चाहिए। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर्स हैड टू persuade to see the truth instead of being forced and accept truth थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। यानी इसमें क्या था कि जो उत्पीड़क है, हमें जो हमारा ऑपरेशर्स जो है, ऑपरेशर शत्रु को नहीं बल्कि सभी लोगों को भारत में आने जो सभी लोग थे उन्हें हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर मजबूर करने की बजाय सच्चाई को देखने और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी हमें जो हमारा ऑपरेशर्स है उन्हें ऑपरेशर्स को क्या करना चाहिए, उन्हें हमें मजबूर नहीं करना चाहिए, विवश नहीं करना चाहिए, इसके बजाय हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि आप सच्चाई को देखें और उसको स्वीकार करें। ओके, बाय द स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड ultimately trumps. Mahatma Gandhi believed that the dharma of non-violence could unite all Indians. अब क्या था, ये जो संघर्ष था, ये जो स्ट्रगल चल रहा था, इस स्ट्रगल में सत्य की ही जीत होती है। उन्होंने कहा कि लास्ट में क्या होता है कि हमारी जो हम जो इस रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर जो चल रहे हैं, उसमें हमारी क्या होगी, सत्य की ही जीत होगी। और सत्य की जीत के बाद सभी जो गांधी जी का विश्वास था कि जो अहिंसा है यानी जो नॉन वायलेंस का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के जो यानी यूनिटी है, इन सबको एकता के सूत्र में बांध सकता है, सबको यूनाइट कर सकता है।
अराइविंग इन इंडिया, जब महात्मा गांधी भारत में आ गए तो कई जगह पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। जैसे सबसे पहले उन्होंने 1916 में बिहार के चंपारण जो उनका चंपारण जो बिहार में चंपारण जो जगह है वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के पीजेंट्स जो थे, वहाँ के पीजेंट्स को उन्होंने इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। पीजेंट्स को वहाँ के जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम थे, प्लांटेशन सिस्टम जो थे, बागान मालिक जो थे, बागान व्यवस्था जो थी, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर पीजेंट्स को सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए उन्होंने उनको इंस्पायर किया था। उसके बाद 1970 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा ज़िले में भी, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी किसानों की हेल्प की थी वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता, उस टाइम में 1917 में वहाँ पर फसल ख़राब हो जाने की वजह से और प्लेग जो था, प्लेग की महामारी की वजह से खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो किसान थे वो अपना जो लगान था वो अपने लगान को पे नहीं कर पा रहे थे, रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे, उनको पे कर पाने की स्थिति में नहीं थे। अब वो ये चाहते थे कि जो उनका रेवेन्यू है, उनको रेवेन्यू में कुछ थोड़ी सी जो ढील दे दी जाए, यानी उनका रेवेन्यू जो है उसको उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाए उनके रेवेन्यू में। लेकिन क्या था, रेवेन्यू में जब उनको रिलैक्सेशन नहीं मिला और जो गवर्नमेंट थी वो किसी भी तरह का रिलैक्सेशन देना नहीं चाहती थी, तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने वहाँ के जो पीजेंट्स जो थे, वहाँ के जो किसान थे, उनको सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए उन्होंने उनको हेल्प की। इसके बाद 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद, वो अहमदाबाद गए और टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमोंगस्ट कॉटन मिल वर्कर, और उन्होंने वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स के साथ अहमदाबाद में वो वहाँ पर भी उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया। यानी हम बेटा देख सकते हैं कि गांधी जी ने जब वो इंडिया में आए 1950 में, तो नेक्स्ट ईयर इन्होंने 1960 में चंपारण में, बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। देन 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया और 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। Okay student, rest part of this chapter we will discuss on next one. Thank you. Have a good day.